नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ ऑफिसर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरे भारत देश में लॉकडाउन चल रहा है तथा हमारा देश कोरोना जैसी भयानक महामारी से लड़ रहा है। इस कारण से विद्यालय, कॉलेज, कोचिंगें आदि बंद हैं। शिक्षक होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मेरा देश अज्ञान रूपी अंधेरे की चपेट में न जाए। इसलिए मैंने भी स्टडी विथ ऑफिसर के नाम से यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से मैं घर में बैठा ही आपसे रूबरू हो सकूं, अर्थात आपके भविष्य को संवारने में मैं भी अपना सहयोग दे सकूं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की, अर्थात भारत की राज व्यवस्था की। ठीक है दोस्तों, तो यही पुस्तक मेरे पढ़ाने की मुख्य आधार स्तंभ अर्थात संदर्भ पुस्तक रहेगी। इसके साथ साथ डीडी बसु व सुभाष कश्यप की पुस्तकों का भी मंथन आपके सामने पेश किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये किताब आप देख लीजिए, भारत की राज व्यवस्था। लेखक है एम लक्ष्मीकांत। तो ये किताब पढ़ने का मुख्य आधार अर्थात संदर्भ पुस्तक रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, हम पढ़ेंगे भारत की राज व्यवस्था में संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारत के संविधान की क्या क्या विशेषता रही हैं, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली विशेषता, सबसे लंबा लिखित संविधान। सबसे लंबा लिखित संविधान यानी संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है लिखित, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। ठीक है, तो दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। लिखित संविधान अमेरिका का है और अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। ठीक है, तो भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है और भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। दोस्तों, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया गया, अर्थात इस दिन कुछ अनुच्छेद लागू किए गए तथा शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। यानी मूल संविधान के अंदर क्या क्या बातें थी? यानी एक तो प्रस्तावना थी। कितनी प्रस्तावना थी? एक प्रस्तावना थी। प्रस्तावना को भारत के संविधान की कुंजी कहा जाता है। 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में विभक्त थे। 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारत के संविधान के अंदर क्या क्या है स्थिति देखिए। एक तो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कोई फेरबदल नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद देखिए 465 अनुच्छेद हैं जो 25 भागों में विभक्त हैं और अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां 12 हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इतना लंबा और विस्तृत संविधान होने का क्या कारण है? तो पहला ध्यान दीजिए आप, भौगोलिक कारण। भारत का विस्तार यानी भारत बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर विस्तृत है, इस बात को ध्यान में रखा गया है। और विविधता यानी भारत के अंदर सबसे ज्यादा विविधता भारत के अंदर पाई जाती है, चाहे भाषा में हो, चाहे जलवायु में हो, चाहे क्षेत्र में हो। ठीक है, दूसरे नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव यानी संविधान की आधे से ज्यादा नकल किसकी है? अधिनियम 1935 यानी 1935 के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं उस अधिनियम में, उनकी बातों को ही हूब टू हूब फोटोकॉपी अर्थात नकल किया गया है। तो आधे से ज्यादा तो ये हो गई और आधी बाद में संविधान की विशेषज्ञों ने लिख दी, तो बड़ा तो होना ही है। तीसरा कारण, केंद्र व राज्यों के लिए एकल संविधान यानी पूरे भारत का एक, शुरुआत में अब तो जम्मू कश्मीर का भी एक हो गया है। शुरुआत में जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरे केंद्र और राज्यों का एकल संविधान यानी एक ही संविधान था। ठीक है, चौथा, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व यानी विभिन्न प्रकार के
बहुत सारे कानून विशेषज्ञ हुए जिन्होंने अपने मत संविधान के अंदर दिए, तो उनके मतों को भी शामिल किया गया। इस कारण भारत का संविधान विस्तृत अपने आप ही हो गया। ठीक है। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता, कठोर व लचीला संविधान। ठीक है, कठोर व लचीला संविधान। तो संविधान को कठोर और लचीले के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। कठोर को अनम्य भी कहा जाता है, कठोर को अनम्य भी कहा जाता है, जो कि अमेरिका का संविधान है। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। कठोर संविधान के अंदर क्या होता है, संशोधन की प्रक्रिया थोड़ी कठोर होती है, यानी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है संशोधन के अंदर। और लचीला अर्थात नम्य संविधान। लचीला अर्थात नम्य संविधान कहाँ है, ब्रिटेन का। तो इसके अंदर संशोधन की प्रक्रिया कुछ जैसे आम कानूनों के अंदर संशोधन कैसे करते हैं वैसे ही प्रक्रिया होती है। तो भारत के संविधान के अंदर दोनों विशेषताएं, कठोर भी हैं और लचीला भी हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, कठोर व लचीला संविधान। भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कई बार परीक्षाओं के अंदर ये सवाल पूछा गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत आती है, तो 368, ये ध्यान रखना। तो आगे आप तीसरी विशेषता देखिए। तीसरी विशेषता क्या लिखी हुई है, एकात्मकता की ओर झुकाव, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था। सरकार दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एकात्मक सरकार और एक होती है संघीय सरकार। तो अपनी सरकार कैसी है, संघीय सरकार भारत की। संघात्मक सरकार का अर्थ होता है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, परंतु एकात्मकता की ओर भी झुकाव है। एकात्मक सरकार की क्या क्या विशेषता होती है। पहली विशेषता देखिए, एक सशक्त केंद्र। क्या, एक सशक्त केंद्र। दूसरी विशेषता, एक संविधान। तो भारत का एक संविधान है पूरे देश का। और तीसरी विशेषता देखिए, एकल नागरिकता। तो भारत के अंदर एकल नागरिकता है, एंड नागरिकता अपन को एक ही मिलती है। केंद्र और राज्य की नागरिकता अपन को अलग अलग नहीं मिलती है। जैसे अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता मिलती है, जैसे राज्य की नागरिकता अलग होती है और केंद्र की नागरिकता अलग होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, भारत में एकल नागरिकता है। अगली विशेषता, संविधान का लचीलापन, यानी संविधान अपना लचीला है, इनके अंदर अपन संशोधन कर सकते हैं। अगली विशेषता है एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका यानी सबसे ऊंचले स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, उनके नीचे जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय की व्यवस्था की गई है। सभी न्यायालय एक दूसरे की कड़ी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एकीकृत न्यायपालिका। अगली एकात्मक सरकार की क्या विशेषता होती है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है, अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत के अंदर भी ऐसा ही है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं की भी भारत के अंदर व्यवस्था है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये परीक्षाएं जो कि अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। अगली विशेषता, आपातकालीन प्रावधान। भारत के अंदर आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। 3 प्रकार के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, तो ये भी विशेषता भारत के संविधान के अंदर पाई जाती हैं। और संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषता रही है, देखिए। 2 सरकार। अब 2 सरकार कौन कौन सी, एक तो केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। ठीक है, शक्तियों का विभाजन, और शक्तियों का विभाजन किसमें, केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में अलग अलग शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। तो ये भी विशेषता अपने भारत के अंदर है। लिखित संविधान। अब संविधान सबसे पहली मैंने आपको बता दी, भारत का संविधान लिखित संविधान है और सबसे लंबा भी संविधान है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। अगली विशेषता, संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान
अपने भारत के अंदर सर्वोच्च है। सर्वोच्च कौन है? संविधान। अगला ध्यान दीजिए, संविधान की कठोरता, यानी संविधान के अंदर कुछ कठोरता भी है, यानी ऐसा नहीं है कि एकदम कोई संशोधन मन में आए और कर दें, तो संशोधन की भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उस प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अगली विशेषता, स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी भारत के अंदर न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, इसको किसी के अधीन नहीं रखा गया है, न केंद्र के न राज्य के। ये अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से सविवेक से दे सकती है। ठीक है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका भारत के अंदर पाई जाती है। द्विसदनीय व्यवस्था भी भारत के अंदर है। तो दो सदन कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो ये विशेषताएं भी पाई जाती है भारत के संविधान के अंदर, और ये विशेषता भी पाई जाती हैं। तो इसलिए देखिए, वापिस एकात्मकता की ओर झुकाव तो इसकी ओर है, परंतु भारत के अंदर व्यवस्था कैसी है? संघीय व्यवस्था है। तो इसका विशेष ध्यान रखना, ये भी परीक्षाओं के अंदर कई बार सवाल पूछा गया है। एक विशेष बात, संविधान के अंदर यानी भारत के संविधान के अंदर संघीय शब्द कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। संघीय शब्द का उल्लेख भारत के संविधान के अंदर कहीं नहीं किया गया है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखना। संघीय शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 में किस रूप में उल्लेख किया गया है? राज्यों के संघ के रूप में उल्लेख किया गया है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखना। संविधान की अगली विशेषता यानी चौथी विशेषता क्या है? सरकार का संसदीय रूप, अर्थात वेस्टमिंस्टर मॉडल, यानी वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है संसदीय रूप। सरकार के दो रूप होते हैं, एक तो होता है अध्यक्षीय प्रणाली और दूसरा होता है संसदीय तंत्र अर्थात प्रणाली। तो अध्यक्षीय प्रणाली अमेरिका के अंदर है और संसदीय तंत्र अर्थात प्रणाली ब्रिटेन के अंदर है। अब अध्यक्षीय प्रणाली के अंदर क्या होता है? अध्यक्षीय प्रणाली के अंदर मुखिया कौन होता है? अध्यक्ष, देश का मुखिया अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, जो कि वास्तविक होता है। जैसे अमेरिका के अंदर राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जो कि वास्तविक यानी शक्तियां उनके पास होती हैं। और संसदीय तंत्र अर्थात प्रणाली के अंदर जैसे ब्रिटेन में और भारत के अंदर ये हैं। ठीक है, तो भारत के अंदर क्या होता है? अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, परंतु वो नाम मात्र का होता है। पूरी शक्तियां किसके पास होती हैं? मंत्रिमंडल के पास होती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब संसदीय तंत्र प्रणाली की विशेषता क्या होती है? संसदीय तंत्र प्रणाली की विशेषताएं, बहुमत वाले दल की सत्ता। अब जो दल बहुमत हासिल करेगा उस दल की ही सत्ता होगी। ठीक है, दूसरी विशेषता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, अर्थात देश के अंदर नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री, और राज्यों के अंदर नेतृत्व कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये संसदीय प्रणाली की विशेषताएं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान होता है, वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास में होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान होता है संसदीय प्रणाली के अंदर। भारतीय संविधान ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है, परंतु कुछ विशेषताएं हैं जो भारत के संविधान में नहीं पाई जाती हैं। जैसे ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, यानी सर्वेसर्वा संसद नहीं है। ध्यान दीजिए इस बात का, ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। दूसरी विशेषता, भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, यानी भारत के अंदर कैसी व्यवस्था पाई जाती है? गणतंत्र व्यवस्था, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है, यानी राजतंत्र की व्यवस्था जैसी अभी चल रही है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। ब्रिटेन की नकल तो की गई है संसदीय प्रणाली की, परंतु ये दो विशेषताएं भारत के संविधान के अंदर नहीं पाई जाती हैं। भारतीय संविधान की अगली विशेषता, पांचवी विशेषता क्या है? संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय।
संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, समन्वय यानी मेल। अब देखिए संसदीय संप्रभुता ये विशेषता कहाँ की है? ब्रिटेन की। और न्यायिक सर्वोच्चता ये विशेषता कहाँ की है? अमेरिका की। इन अमेरिका के संविधान की विशेषताएं न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता की विशेषता ब्रिटेन के संविधान की है। तो भारत ने मध्यम मार्ग अपनाया है, इन दोनों की विशेषताओं को शामिल किया है संविधान के अंदर। अगली विशेषता है, छठी विशेषता क्या है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। देखिए भारत के अंदर जिसकी उम्र कम से कम कितनी हो? 18 वर्ष, तो उसको क्या है? मतदान देने का अधिकार दिया गया है, जिसके साथ न तो धर्म के आधार पर, न जाति, लिंग, साक्षरता, संपदा, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और निर्वाचन के अंदर मत देने का अधिकार होगा। इस बात का आप ध्यान देना। यानी जिसकी आयु न्यूनतम कितनी हो? 18 वर्ष। तो पहले कितनी थी? 21 वर्ष। अब 18 वर्ष कब की है? तो ध्यान दीजिए, ये मैंने लिखा है 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। इस प्रश्न का आप विशेष ध्यान रखना कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो आपको वर्ष लिखना है 1989। 1989 को की गई। और संविधान संशोधन कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान की आयु 18 वर्ष की गई, यानी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। सातवीं विशेषता क्या है? ध्यान दीजिए, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ में स्वतंत्र हो। जैसे देखिए शीर्ष स्थान पर भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जो कहाँ की गई है? नई दिल्ली के अंदर। और इनके अधीन राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का ये अधिकार है कि वो केंद्रीय कानूनों के साथ साथ में राज्य सरकार के कानूनों को भी लागू करती हैं। ठीक है, इसलिए इसको एकीकृत कहा जाता है। और मौलिक अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी भी देता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार अर्थात मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी भी देता है और संविधान का संरक्षक भी है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए, ये विशेष पॉइंट है। संविधान में न्यायपालिका को बिल्कुल स्वतंत्र रखा है। बिल्कुल स्वतंत्र रखा है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, जिससे ये निष्पक्ष और निर्भयतापूर्ण न्याय दे सके। इसलिए न्यायपालिका को केंद्र तथा राज्यों दोनों में से किसी के भी अधीन नहीं रखा गया है। यानी बिल्कुल स्वतंत्र रखने का क्या कारण है कि वो निष्पक्ष न्याय दे और निर्भयतापूर्ण, किसी के बिना डर से न्याय कर सके। ठीक है, इसलिए न्यायपालिका को न तो केंद्र के अधीन रखा गया है न किसी राज्यों के अंदर रखा गया है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। भारतीय संविधान की आठवीं विशेषता क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में इनका उल्लेख किया गया है। अब मौलिक अधिकार कितने हैं? पहले तो 7 थे, अब है 6। अब 6 कौन कौन से हैं? पहले 6 अधिकारों के बारे में बात करते हैं, उनके बाद में 7वें अधिकार के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो देखिए, सबसे पहला अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लगा के 18 तक है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक है। अगला,
शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 के अंदर है। चौथा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लगा के 28 तक है। पांचवा सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 तक है। छठा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंदर किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मूल अधिकार को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। मूल अधिकार को खत्म करके इसको क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। अब उल्लेख का है अनुच्छेद 300 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हटाया गया। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया, जिसका उल्लेख अब अनुच्छेद 300 के तहत किया गया है। अगली विशेषता क्या हो, ध्यान दीजिए। नवी विशेषता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। संविधान के भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद 37 से लगा के 51 तक, अनुच्छेद 37 से लगाकर 51 तक इनका उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के अंदर। अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है, ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, पहला उद्देश्य क्या है, भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अर्थात थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके पूछ लेते हैं, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये दोस्तों हम भारत के संविधान की अगली विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। अगली विशेषता यानी 10वीं विशेषता मौलिक कर्तव्य अर्थात मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के अंदर नहीं किया गया है, तो यहाँ मैंने लिखा है संविधान के अंदर इनका उल्लेख नहीं किया गया है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। और मौलिक कर्तव्य जोड़े कब गए, यानी संविधान बना तब मूल कर्तव्य ये नहीं थे, इसके बाद जुड़े गए। 42वीं संविधान संशोधन 1970 के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्य जोड़े गए संविधान के अंदर। मूल कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ है, भाग 4 क अर्थात 4A, ठीक है। तो दोस्तों मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के 51 क अर्थात 51A के अंदर किया गया है। अब मूल कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है, नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति क्या करना है, जागरूक करना, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना मूल कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। मूल कर्तव्य कुल कितने हैं, 10 + 1, यानी 10 पहले थे और एक बाद में जोड़ा गया। एक बाद में कब जोड़ा, यानी ये कुल कितने हो गए, 11, ठीक है। अब 11वां कौन सा था, 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया। और 11वां मूल कर्तव्य क्या था, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बालकों को अनिवार्य क्या है, अनिवार्य शिक्षा दिलावे, यानी जिसकी आयु 6 से लगा के 14 वर्ष इनके बीच में हो उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलावे। ये कर्तव्य किसका है, बच्चे के माता पिता का। तो अगली विशेषता 11वीं ध्यान दीजिए, धर्मनिरपेक्ष वर्ष 1970 के अंदर 42वीं संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना के अंदर जोड़ा गया। क्या, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, यानी किसी भी धर्म को ऊपर नीचे अर्थात कम महत्व या ज्यादा महत्व नहीं देना। कोई भी व्यक्ति
किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, ठीक है, और अपने धर्म का प्रसार भी कर सकता है। तो इसके ऊपर किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, किसी भी सरकारी शैक्षणिक यानी जहाँ पढ़ाई होती हो, किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। यानी कोई सरकारी संस्था है, शैक्षणिक संस्था है, वहाँ पर आप धर्म से संबंधित न तो उपदेश दे सकते हैं, न धर्म से संबंधित कोई प्रार्थना वो करा सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान देना। तो दोस्तों, अगली विशेषता है भारतीय संविधान की 12वीं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, भारत के अंदर एक ही नागरिकता मिलती है। जैसे अमेरिका के अंदर 2 तरह की नागरिकता होती हैं, केंद्र की नागरिकता अलग मिलती है और राज्य की नागरिकता अलग मिलती है। तो भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत के अंदर सिर्फ एक भारतीय नागरिकता है, राज्य की अलग नहीं मिलती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगली विशेषता है आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान के अंदर आपातकालीन प्रावधान भी किए गए हैं। तो आपातकालीन प्रावधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश की संप्रभुता, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो ये आपातकालीन प्रावधान का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो राष्ट्रीय आपात, दूसरा होता है राज्य में आपात अर्थात राष्ट्रपति शासन, तीसरा होता है वित्तीय आपात। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात को अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लागू किया जा चुका है। एक तो 1962 के अंदर जब भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था। एक 1971 के तहत 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। और 1975 में क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय असंतोष की स्थिति पैदा हो गई थी। इस कारण ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लागू हुआ है। अगला आप देखिए, राज्य में आपात अर्थात राष्ट्रपति शासन है, यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता हो जाती है, तब क्या होता है? राज्य के अंदर आपात लागू किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो इनकी संख्या तो पूछी नहीं जाती है, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा ही है। अगली विशेषता क्या है? वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात यानी वित्तीय स्थिति का संकट जब देश में हो जाता है, तब वित्तीय आपात लागू किया जाता है। ये अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जाता है। अभी तक भारत के अंदर वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है, इसका भी ध्यान रखना। तो भारतीय संविधान की अगली विशेषता है 14वीं त्रिस्तरीय सरकार। क्या है? त्रिस्तरीय सरकार। अब त्रिस्तरीय सरकार इन 3 प्रकार की सरकार कैसे? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, तो शुरुआत में तो 2 प्रकार की सरकार थी और बाद में 3 प्रकार की सरकार यानी त्रिस्तरीय सरकार बना दी गई थी। वर्ष 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय अर्थात स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। तो देखिए, एकमात्र भारतीय संविधान की ये विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार। तो इसका भी आप ध्यान रखना। तो तीसरी सरकार कौन सी थी? स्थानीय सरकार। अब स्थानीय सरकार कौन कौन सी हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पंचायती राज और इधर है नगर पालिका। अब पंचायती राज गांवों के अंदर और नगर पालिका शहरों के अंदर। तो ये स्थानीय सरकारें होती हैं। पंचायती राज गांवों के अंदर और नगर पालिका शहरों की स्थानीय सरकार कहलाती हैं। पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है
और नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इन दोनों का ध्यान रखना। पंचायत राज को 11वीं अनुसूची और नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 के अंदर है और नगर पालिका का उल्लेख 9A। ध्यान रखना, पंचायत राज का उल्लेख 9 के अंदर है और नगर पालिका का उल्लेख भाग 9A के अंदर है। तो ये जोड़ा कब गया? पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन, इसका ध्यान रखना। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिका की व्यवस्था की गई। पंचायत राज के अंतर्गत 29 विषय आते हैं। कितने? 29 विषय आते हैं और नगर पालिका के अंदर 18 विषय आते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगली विशेषता क्या है? विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान। विभिन्न स्रोत यानी बहुत सारे देशों के संविधानों से हमने कुछ अच्छी बातें हैं वो ग्रहण की हैं। तो ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, मेरा वीडियो भारतीय संविधान के ऊपर कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबा देना ताकि आपको समय समय पर वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।